हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। उन सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो कि जून 2025 या उसके बाद एग्जाम में अपियर करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सीएमए इंटर ग्रुप 2 का जो पेपर नंबर 12 है। सीएमए इंटर ग्रुप 2 का जो पेपर नंबर 12 है अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसका जो इंस्टीट्यूट ने जून 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है। ये मॉडल आंसर्स नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर है। इंस्टीट्यूट ने मॉडल आंसर्स लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया है सेट 1, आज हम उसका पूरा का पूरा डिटेल में सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 100% सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरी का आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज हम जून 2025 के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन दे चुका हूं ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 में ओएमएसएम का सॉल्यूशन जल्दी ही आएगा आपके सामने, एफएमबीडीए का सॉल्यूशन भी जल्दी ही आएगा और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन मैं आपके साथ लेकर आ ही रहा हूं। फाइनल में भी एचसीएम एसएफएम जल्दी ही सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑलरेडी मैराथन स्टार्ट हो चुका है फॉर जून 2025। फाइनल में अगर मैं बात करूं तो एसएफएम का मैराथन स्टार्ट हो चुका है जून 2025 के लिए, और जल्दी हम आपके लिए एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओएमएसएम और फाइनल का एससीएम का मैराथन लेकर आने वाले हैं। इवन फाइनल का डायरेक्ट टैक्सेशन, दैट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है 40 मार्क्स की वेटेज, उसका भी मैराथन हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं फॉर जून 2025। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सबसे पहले। दूसरा, आपको मैं यहाँ पे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं उसका अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेशन, नोटिफिकेशन, किसी भी तरीके का कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो इसके लिए। साथ में आप हमें व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कीजिए फॉर आवर क्लासेस, ऑफर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूं तो सर पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पेपर का जो पैटर्न है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया। जो लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2024 में अपने एग्जाम का पैटर्न था, बिल्कुल उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए इंस्टीट्यूट ने जून 2025 के मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए। तो सबसे पहली बात यह कि किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, और उम्मीद है हमारे इंस्टीट्यूट से कि जिस पैटर्न में एमक्यूपी आए हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर आए हैं, उसी पैटर्न में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए, जैसा कि हम सबको पता है कि सर सेक्शन ए कंपलसरी होता है, जिसमें 2 मार्क्स के 15 एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन होता है। पहले एक बार पेपर देख लेते हैं पूरा, उसके बाद जो है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे डिटेल में डिस्कस करना और सॉल्व करना। अगर मैं सबसे पहले सेक्शन ए में थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन देखूं थोड़ा सा, तो सर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल दिख रहा है, फिफ्थ भी प्रैक्टिकल है, 2 3 4 5 6 7। सर 15 में से 7 जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं, और बाकी बचे हुए 8 जो क्वेश्चन हैं वो थ्योरी देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब 50-50% आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिल रहा है एमसीक्यू पोर्शन में। तो सेक्शन बी में मैं बात करूं तो जैसा कि हमने पहले भी बात करी हुई है कि सर 7 में से 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन की वेटेज होती है 14 मार्क्स की। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट किए गए, ए और बी। ए पार्ट थ्योरी तो बी पार्ट प्रैक्टिकल। बी पार्ट प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से देखने को मिल रहा है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपको पूरा पूरा ही यहाँ पे 14 मार्क्स का प्रोवाइड करवा दिया है, 14 मार्क्स का प्रोवाइड करा दिया है डिसीजन मेकिंग में से। इसके बाद फोर्थ के 2 पार्ट किए गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो डिफरेंशियल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट आप कह सकते हो, और पार्ट बी जो है वो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में से 7 मार्क्स का दे दिया।
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पूरा अगेन आपको 14 मार्क्स का दे दिया फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट कर दिए। पार्ट ए में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेल्स वेरिएंस 7 मार्क्स और पार्ट बी में फ्लेक्सिबल बजट दिया गया बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से। 7th में ईवीए के साथ 7 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन अटैच किया गया और 8th में भी डिसीजन थ्योरी के साथ आपको 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पे माइनर सा थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी थ्योरी पार्ट अटैच किया गया है और क्वेश्चन नंबर 8 में भी थ्योरी पार्ट अटैच किया गया है। जबकि नॉर्मली अगर पास्ट एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो एक ही क्वेश्चन के अंदर थ्योरी पार्ट अटैच होता था। तो इसका मतलब अगर इस पैटर्न पे आता है क्वेश्चन पेपर तो उस सिचुएशन में आपको 7 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक 7 मार्क्स का पार्ट है थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी 7 मार्क्स का एक थ्योरी पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक 7 मार्क्स का थ्योरी पार्ट है। अगर मैं प्रैक्टिकल के लिए जाता हूं मैक्सिमम तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चन तो 56 मार्क्स के प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लूंगा। उसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 2, 7 या 8 तीनों में से एक क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा जिसमें 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 7 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट होता है अगर इस पैटर्न पे आता है तो। और बाकी पीछे की जो एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो वहां पे अपने को 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता था पार्ट बी में। बाकी एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो देखो होगा ही, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज यही पैटर्न रखा जाए। चलिए थ्योरी प्रैक्टिकल हमने देख लिया है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिएशन ऑफ वैल्यू थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज द फोकस एरिया ऑफ द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। कहते हैं वैल्यू क्रिएशन जो होता है किस तरीके से थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये कौन सी स्टेज में कवर होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो सर दिस इज द फोर्थ स्टेज। क्रिएशन ऑफ वैल्यू थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज द फोकस एरिया ऑफ द फोर्थ स्टेज। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, which personnel of a financial firm play a key role in management accounting? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इनमें से किसका की रोल है, इन्वेस्टर का, सप्लायर का, मैनेजर का या कस्टमर्स का? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करोगे तो मैनेजर्स जो हैं उसका की रोल होता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। थर्ड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम would probably provide the greatest benefit for organization that use job order costing, process costing, standard costing या historical costing। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है? तो ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 3 एमसीक्यू के बाद चौथा एमसीक्यू आपको प्रैक्टिकल दिया गया मार्जिनल कॉस्टिंग में से। डेटरमाइन सेल्स इन रुपीज। सबसे पहले तो पता चल गया सर सेल्स बतानी है वो भी रुपी टर्म्स में। फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इफ फिक्स्ड कॉस्ट अगर 10,000 हो, वेरिएबल कॉस्ट अगर 30,000 हो, सेल जब 50,000 है और डिजायर्ड प्रॉफिट 5,000 है, आपको सेल एक तो गिवन है 50,000 की, लेकिन आपको सेल कौन सी बतानी है? सर सेल हमें बतानी है डिजायर्ड प्रॉफिट की। मतलब बताओ जब मैं 5,000 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहूं तो सेल कितनी होगी वो बताओ। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए कैलकुलेशन करके रखा है सॉल्यूशन टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सबको आइडिया है कि सर सेल अगर रुपये में कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। क्वेश्चन में आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है दैट इज 10,000, प्रॉफिट आपको चाहिए 5,000, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो की आपको जरूरत पड़ेगी बस। तो पीवी रेशियो के लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल 50,000 है तो वेरिएबल कॉस्ट 30,000, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 20,000 और सेल कितनी है 50,000। तो अगर 50,000 की सेल पे 20,000 का कंट्रीब्यूशन है तो 40% इज योर पीवी रेशियो। 40% इज योर पीवी रेशियो। अकॉर्डिंगली जब आप 37,500 की सेल करेंगे तो आप 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा पाओगे। 37,500 की सेल पे आप 5,000 का प्रॉफिट कमा पाओगे। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डी विल बी योर करेक्ट आंसर 37,500। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द forthcoming year a manufacturing company has budgeted as under। contribution to sales ratio है 45%। सर contribution to sale ratio is nothing,
पीवी रेशियो को ही बोला जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है 33/1/2, दैट इज, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंटिंग में मैं बात करूं तो ये 33/1/3 होगा, 33/1/3 होगा। फिक्स कॉस्ट है 5,85,000। डेटरमाइन आपको क्या करना है सर, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लिया। सर क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फिक्स कॉस्ट गिवन थी 5,85,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो भी गिवन था मेरे पास 45,000। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया 13 लाख। सर जब 13 लाख रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट है और आपको बोला जा रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 33/1/3, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट दोनों मिला के हमेशा 100% होते हैं। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 33/1/3 है तो ब्रेक इवन पॉइंट बचेगा 66.67। तो सिंपल सी बात यह है कि जो आपने 13 लाख ब्रेक इवन पॉइंट निकाला दैट विल इंडिकेट 66.67, तो 33.33 कितना होगा, इट विल बी 6,50,000, इट विल बी 6,50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल गया 6.5 लाख। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लो। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने कैलकुलेट कर लिया 6,50,000, प्रॉफिट आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, पीवी रेशियो क्वेश्चन में ही गिवन है 45%, सॉल्व किया तो प्रॉफिट आया 2,92,500। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी, 2,92,500। और ये 33/1/3 से ही आएगा, 33/1/2 लेकर चलोगे तो इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 33/1/3 ही है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी छोटी सी एक, जो मैंने आपको करेक्शन करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, again we can say from marginal costing, a company has a break even point when sales are रुपी 3,20,000, मतलब 3,20,000 की सेल पे इन्होंने अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करा है। एंड वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल ऑफ सेल्स आर 2 लाख, 2 लाख रुपए इनका वेरिएबल कॉस्ट है। तो 3,20,000 माइनस 2 लाख करके 1,20,000 रुपए हम कॉन्ट्रीब्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। हाउ मच वुड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज इफ वेरिएबल एक्सपेंसेस आर ड्रॉप्ड बाई 30,000? अगर वेरिएबल कॉस्ट 30,000 से कम हो जाए तो बताओ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो कैलकुलेशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार है। सिंपल सी बात यह है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉप हो जाती है 30,000 से, तो अभी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 2 लाख, वो 170 हो जाएगी। और सिंपली वी कैन से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 30,000 से बढ़ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 30,000 से कम होने का मतलब कंट्रीब्यूशन 30,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल में तो कोई चेंज बताया नहीं। तो परसेंटेज इंक्रीज कंट्रीब्यूशन में कितना हुआ सर, 30,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन बढ़ गए 3,20,000 की सेल पे, तो ये 9.375% को इंडिकेट करेगा, 9.375% को इंडिकेट करेगा। दैट विल बी इंक्रीज बाई 9.375%। सिंपल सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई, सेल में कोई चेंज नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन 30,000 से बढ़ गया। 3,20,000 ब्रेक इवन पॉइंट था, तो कंट्रीब्यूशन 30,000 बढ़ेगा 3,20 की सेल पे, तो पीवीआर जो है दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 9.375% से बढ़ जाएगा। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, XYZ factory, that is question from standard costing, XYZ factory working for 50 hours per week employs 100 workers on a job work। 100 वर्कर्स हैं 50 घंटे एक वीक में। द स्टैंडर्ड आउटपुट इज 200 यूनिट्स पर गैंग आवर। पर गैंग आवर का मतलब 100 वर्कर जब एक घंटा मिलकर काम करेंगे तो 200 यूनिट का आउटपुट। और स्टैंडर्ड रेट जो है वो 1 रुपए पर आवर का। ड्यूरिंग ए वीक इन जून 5 एम्प्लॉइज वर पेड। एक्चुअल में आपने 5 एम्प्लॉय को पे किया है 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। 10 एम्प्लॉइज को आप पे कर रहे हो 80 पैसा पर आवर के हिसाब से। और जो बाकी एम्प्लॉइज बच गए, जो बाकी एम्प्लॉइज आपके बच गए, जो बाकी एम्प्लॉइज आपके बच गए, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज को आपने पे किया स्टैंडर्ड रेट मतलब 1 रुपए के हिसाब से। द एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वाज 10,200 यूनिट एक्चुअल में बनाई गई है। क्वेश्चन की डिमांड है लेबर का कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करके दो। सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट कर लो। सर क्वेश्चन ने कहा 100 वर्कर जब 1 घंटा काम करते हैं तो 200 यूनिट बनती है, मतलब 100 घंटे लगने हैं 200 यूनिट के लिए। और आपने कितनी बना ली यूनिट 10,200,
तो सिंपल सी बात है 100 आवर्स से 200 यूनिट्स के लिए तो 10,200 यूनिट्स के लिए कितने घंटे होने चाहिए, तो स्टैंडर्ड आवर्स होने चाहिए 50-100 आवर्स, 50-100 आवर्स होने चाहिए। और स्टैंडर्ड रेट क्या है आपका, 1 रुपए का, 1 रुपए का, तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी 50-100। एक्चुअल कॉस्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन ने कहा था 50 घंटे का वीक है, 50 घंटे का वीक है, 5 इंप्लॉई को 120 रुपए पे कर रहे हो, तो 5 इंप्लॉइज इंटू 50 आवर्स इंटू 1.2, सिमिलरली 10 इंप्लॉइज इंटू 50 आवर्स इंटू 0.8, और बच कितने गए इंप्लॉइज, 100 में से 15 निकाल दिए तो 85 इंप्लॉइज इंटू 50 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹1। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी 4950 की। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 4950, एक्चुअल कॉस्ट है 5100, डिफरेंस इज 150 एडवर्स, 150 फेवरेबल। तो सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस विल बी 150 फेवरेबल, योर करेक्ट आंसर विल बी सी 150 फेवरेबल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद वापस से थियोरी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक इज डिजाइन्ड आफ्टर असेसमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बजट पीरियड। ये कह रहे हैं कि कौन सा बजट है इसमें से जो कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितना बनाओगे वो एसेस करने के बाद बनाया जाता है। ब्लैंक इज डिजाइन आफ्टर असेसमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस, प्रोडक्शन बजट के बाद बनता है। सर सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट से पहले बनता है, प्रोडक्शन बजट तो ये खुद ही है, फंक्शनल बजट में तो बहुत सारे बजट होते हैं। तो जो कॉस्ट बजट होता है वो तभी तो बनाओगे जब आपको वॉल्यूम ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस पता चल जाएगा, अदरवाइज कॉस्ट बजट कैसे बनेगा। हम कहते हैं ना प्रोडक्शन का जो कॉस्ट बजट है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन बजट, तो सर कॉस्ट बजट इज डिपेंडेंट अपॉन, कॉस्ट बजट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन बजट। आंसर ए, पॉइंट नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स वाई एंड जेड। एक फैक्ट्री में दो तरीके के आप आर्टिकल बना रहे हो वाई और जेड। आर्टिकल वाई टेक्स 8 आवर्स टू मेक एंड आर्टिकल जेड टेक्स 16 आवर्स इन ए मंथ। मंथ में 25 दिन 8 घंटे, 25 दिन 8 घंटे वर्किंग में आपने 600 यूनिट बना दी एक्स की, 400 यूनिट बना दी जेड की। इवन बजटेड आवर्स जो है वो है 8000 पर मंथ, और मैन जो है इंप्लॉई जो है वो 50 रहेंगे। आपको एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो बताना है। तो सिंपल सी बात यह है, एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो, इन तीनों रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 तरीके के आवर्स की जरूरत होती है, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स। सर बजटेड आवर्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, एक्चुअल आवर्स आप कैलकुलेट कर लोगे 25 डेज 8 घंटे 50 इंप्लॉइज, और स्टैंडर्ड आवर्स हम नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे कि 8 घंटे एक यूनिट के लिए तो 600 के लिए 4800 होने चाहिए, 16 घंटे एक यूनिट के लिए तो 400 के लिए शुड बी 6400। कैलकुलेशन आपके सामने है। बजटेड आवर्स क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल आवर्स 25 दिन 8 घंटे 50 इंप्लॉइज काम करेंगे 10,000 घंटे। स्टैंडर्ड आवर्स एक यूनिट वाई की बनाने के लिए 8 घंटे 600 बनाई 4800, जेड के लिए एक यूनिट के लिए 16 घंटे 400 यूनिट बनाई 6400, टोटल हो गया 11,200। अब आप कैलकुलेशन कर लो। सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन में बजटेड आवर्स, 11,200 डिवाइड बाई 8,000, दैट विल कम 140%। कैपेसिटी रेशियो की बात करें तो कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स अपॉन में बजटेड आवर्स, 10,000 डिवाइड बाई 8,000, इट विल बी 125%। एफिशिएंसी रेशियो, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन में एक्चुअल आवर्स, 11,200 डिवाइड बाई 10,000, इट विल बी 112%। ऑप्शन में अगर मैं चेक करूं तो सर 140% सबसे पहले गिवन है बी और सी में, 125% तो है ही नहीं, 112% है, तो 125% कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो सर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, none of the above will be your correct answer, none of the above will be your correct answer. Next 10th question number 10, according to Kaplan and Norton, which of the balanced scorecard perspective serve as the focus of the other perspective। कौन सा पर्सपेक्टिव जो है बैलेंस स्कोर कार्ड का वो अदर पर्सपेक्टिव पे भी फोकस करता है, लर्निंग एंड ग्रोथ, internal business process, customer और financial। तो according to Kaplan and Norton, which of the balanced scorecard perspective area serves as the focus of the others perspective? Sir, it is the financial balance scorecard. Answer will be D, financial।
इसके बाद फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये 11th, कहते हैं देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी इन ए कंपनी, द सेल्स ऑफ ए बी एंड सी आर 3,52,000, 2,88,000 एंड 1,66,000 रेस्पेक्टिवली। सर सेल गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए बी एंड सी आर 240, 176 एंड 144। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एंड द डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए बी सी आर, तीनों की इंडिविजुअल फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, प्रॉफिट निकाल लेंगे। रैंक द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। सर कुछ नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है और बताना है कि कौन सी रैंकिंग होगी। आंसर आपके लिए तैयार है, सेल में से माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट सबसे ज्यादा है बी का, तो इसकी रैंकिंग 1 आ गई। इसके बाद ए का सेकंड रैंकिंग आ गई और सी का सबसे कम है तो थर्ड रैंकिंग आ गई। तो ए की सेकंड, बी की फर्स्ट और सी की थर्ड। ए की सेकंड, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यस, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए की रैंकिंग 2, बी की रैंकिंग 1 और सी की रैंकिंग 3। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द सीक्वेंस ऑफ possible managerial decision and their expected outcome under each set of circumstances can be represented and analyzed by using the minimax regret criteria, decision tree, payoff matrix और simulation। तो सर डिसीजन ट्री होता है जिसमें हम सीक्वेंशियली क्या करते हैं, मैनेजरियल डिसीजन दिखाते हैं और हर एक के आउटकम शो करते हैं। डिसीजन ट्री में आप ऐसा करते हो। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एमसीक्यू प्रैक्टिकल, again from standard costing fixed overhead variances, details of fixed overhead, production hours and production for a period are, budgeted hour है 10,000, स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 10 रुपए का, तो 1 लाख रुपए हो गए बजटेड ओवरहेड। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट 5 घंटे। तो अगर आप कहते हो एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे और आपका टारगेट था 10,000 घंटे काम करने का, मतलब आप 2,000 यूनिट बनाने की सोच रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में आपने 1920 यूनिट ही बनाई, तो स्टैंडर्ड आवर्स हो गए 5 × 1920, 9600। एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा है 9400। आपको फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस आप इजीली कैलकुलेट करके दे सकते हो। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस में एक्चुअल ओवरहेड। अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 5 × 1920, 5 घंटे एक के लिए, तो 1920 के लिए कितना हो, स्टैंडर्ड रेट जो है वो 10 रुपए का, तो ये आपका आ गया अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में 94,000, तो ये सीधा सीधा ही 2000 फेवरेबल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लास्ट जो 2 एमसीक्यू है, अगेन थ्योरी, 14 नंबर, डिवीजन पी ट्रांसफर इट्स आउटपुट टू डिवीजन क्यू एट वेरिएबल कॉस्ट। कहते हैं जो डिवीजन पी है वो अपना आउटपुट डिवीजन क्यू को ट्रांसफर करती है वेरिएबल कॉस्ट पे। वंस ए ईयर पी चार्जेज ए फिक्स्ड फी टू क्यू, लेकिन साल में एक बार पी क्यू से एक फिक्स्ड चार्जेस भी लेता है। नॉर्मली तो वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं, बट पूरे साल में एक बार फिक्स्ड फी भी ली जाती है। रिप्रेजेंटिंग एन अलाउंस फॉर पी फिक्स्ड कॉस्ट, पी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके लिए हम ये फी रिकवर करते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इज कॉमनली नॉन एज ड्यूल प्राइसिंग, टू पार्ट टैरिफ ट्रांसफर प्राइसिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नेगोशिएटेड। तो सर इसमें 2 पार्ट हो गए, एक बार वेरिएबल कॉस्ट लेना और एक बार फिक्स्ड कॉस्ट लेना, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 2 पार्ट टैरिफ ट्रांसफर प्राइसिंग। और लास्ट जो एमसीक्यू है दैट इज प्रोडक्शन बजट इज बेस्ड अपॉन सेल्स बजट, फैक्ट्री कैपेसिटी, अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, ऑल ऑफ द अबव। तो सर सभी पे डिपेंड करता है, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे हमारे 15 एमसीक्यू 2-2 नंबर के। ये 15 एमसीक्यू भी आप करके जाओ, क्या पता इसमें से एक आध एमसीक्यू एग्जाम में एज इट इज आ जाए, हम इजीली वहां पे कर सके। तो ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं सर 7 प्रैक्टिकल 8 थ्योरेटिकल, मतलब वही अप्रॉक्स 50-50% चल रहा है प्रैक्टिकल और थ्योरी का। अगर आपने हमारा स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो जाइए हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, स्ट्रेटजी फॉर जून 2025, उसमें जरूर मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रेटजी देखिए। क्यों सर? क्योंकि उसमें हमने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हमें एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से हमें एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, स्ट्रेटजी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। तो सिंपल अगर मैं यहां पे बताऊं तो आप क्या करो, आप एमसीक्यू के लिए जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक रिलीज करा हुआ है पूरा का पूरा वो जरूर कवर करके जाओ। इसके अलावा
पिछले 5 सालों में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे के सारे कवर कर लो। और इसके अलावा भी अगर आपको कवरेज करनी हो तो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में जो एमसीक्यू हैं वो आप कवर कर सकते हो। इवन आपके स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यूज है वो आप कवर कर सकते हो। बाकी जरूर स्ट्रेटजी वीडियो आप जरूर देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फॉर जून 2025, जो आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी की तरफ बढ़े तो सेक्शन बी में जैसा कि हमें पता है सर टोटलिटी में 7 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस इंडिविजुअली 14 मार्क्स के हैं तो कुछ में दो पार्ट कर दिए हैं 7 मार्क्स के। जिसमें सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन 2A की बात करूं तो इसमें 2 पार्ट कर दिए 7 मार्क्स के, और इवन इसमें एक पार्ट थ्योरी और एक पार्ट प्रैक्टिकल अटैच किया गया। थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्वेश्चन है, इंटरप्रेट द रोल एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद एग्जांपल्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस ऑपरेशन। सर बेसिक जो अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, उसमें से ही ये क्वेश्चन गिवन है और उसका सॉल्यूशन जो है मैंने इस फाइल में कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आप इसको रीड जरूर करके देख सकते हो। और मैंने पहले भी कहा इसका जो पीडीएफ है वो कहां से मिलेगा, तो सर हमारी मोबाइल ऐप पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप पे अलग से किसी को प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। सेंट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर कि आपको इमीडिएट बेसिस पे जब जरूरत तो आप अपने आप डाउनलोड कर सके और इमीडिएटली आप उसका बेनिफिट ले सकें, इसी पर्पज से सब कुछ जो है पीडीएफ फॉर्म में, चाहे वो फास्ट ट्रैक के पीडीएफ हो दैट इज मैराथन यू कैन से, चाहे वो मॉडल क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ हो, सजेस्टेड आंसर के पीडीएफ हो, सारे के सारे जो पीडीएफ हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रहे हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपने मोबाइल ऐप पे अपलोड करे हुए हैं। और अगर आप अभी भी मैनेजमेंट अकाउंट की क्लासेस सर्च कर रहे हो बेस्ट क्लासेस अफोर्डेबल प्राइसेस पे जून 2025 में क्रैक करने के लिए, तो आप हमारी क्लासेस भी बाई कर सकते हो। मोबाइल पे व्यू करने के लिए मोबाइल ऐप से डायरेक्ट बाई कर सकते हो, इमीडिएट एक्टिवेशन हो जाएगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो 7 मार्क्स का आपको दे दिया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के टॉपिक में से। As the newly appointed management accountant, your task is to implement activity-based costing to allocate overhead cost more accurately to product A और B. आपको प्रोडक्ट A और B में ओवरहेड के खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो भी by using activity-based costing. The cost controller has expressed dissatisfaction with the current system of overhead allocation and you are required to propose an improved method. कहते हैं अभी जो उनका सिस्टम चल रहा होगा वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको एक नया मेथड सजेस्ट करना है। एंड यू हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एक्टिविटीज, बजटेड कॉस्ट एंड एक्टिविटी कंजम्पशन कॉस्ट ड्राइवर एज फॉलोज। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 एक्टिविटीज गिवन है, इंजीनियरिंग, सेटअप, मशीन ऑपरेशन और पैकिंग। हर एक एक्टिविटी की आपको कॉस्ट भी बता दी और साथ में हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर बता दिया। इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग आवर्स, सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स, मशीन ऑपरेशन के लिए मशीन आवर और पैकिंग के लिए नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर। यू हैव ऑल्सो गैदर्ड द फॉलोइंग ऑपरेशनल डेटा रिलेटिंग टू ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट। साथ में आपको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में इंजीनियरिंग आवर कितने कितने यूज हुए, टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स, मशीन आवर्स और नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर सब कुछ गिवन है। और क्वेश्चन की डिमांड है 4। पॉइंट नंबर 1 कहते हैं कैलकुलेट द बजटेड कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट ड्राइवर। आपको सबसे पहले तो बजटेड कॉस्ट बतानी है हर एक एक्टिविटी की और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ड्राइवर बताना है। तो सर ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट और उसका कॉस्ट ड्राइवर। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक्टिविटी कंजम्पशन कॉस्ट ड्राइवर के नाम यहाँ पे कॉपी हो गए चारों और उनकी कॉस्ट बता दी यहाँ पे, और ये हो गया बजटेड एक्टिविटी का कंजम्पशन दैट इज 12,500, 300, 1.5 लाख और 1500, 15,000। सिंपल सी मैं बात करूं, अगर बजटेड कॉस्ट को बजटेड एक्टिविटी से डिवाइड कर लिया जाए तो आपको कंजम्पशन रेट पता लग जाएगा। तो बजटेड कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का नाम और कैलकुलेट द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, इतना काम आपका हो चुका है। तीसरे पॉइंट में कहते हैं एलोकेट कर देना ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट ए और बी बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन ऑफ ईच एक्टिविटी।
जस्ट करना क्या, इन रेट्स को जो भी इनका कंजम्पशन है उससे मल्टीप्लाई करके आपको ए और बी की कॉस्ट कैलकुलेट करके दे देनी है। तो एक्टिविटी कंजम्पशन का रेट जो आपने पीछे निकाला 10,000, 10 और 5 कॉपी कर लिया यहां पे। और कंजम्पशन कितना कितना हुआ, तो कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो कंजम्पशन ए में हुआ है 5,000, 250,000 और 5,000, 5,000, 250,000 और 5,000। तो यहां से जस्ट मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी प्रोडक्ट ए की। प्रोडक्ट ए की जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो पता चल जाएगी। और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पता करनी है तो सर 50,000 रुपए की कॉस्ट है कितनी यूनिट्स की, 5,000 यूनिट की 10 रुपए। 2 लाख रुपए की कॉस्ट है 5,000 यूनिट की 40 रुपए। 5 लाख की कॉस्ट है 5,000 यूनिट्स की 100 रुपए पर यूनिट। और 25,000 रुपए की कॉस्ट है 5,000 यूनिट की 5 रुपए पर यूनिट। तो ये 155 पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ गई। प्रेजेंटेशन वेरी आपकी कर सकती है। सिमिलर तरीके से आप बी के कैलकुलेशन करोगे। एक्टिविटी के नाम कॉपी कर लिए, एक्टिविटी का जो कंजम्पशन रेट है 10, 1,000, 10, 5 ये कॉपी हो गया। एक्टिविटी का कंजम्पशन जो है वो क्वेश्चन से कॉपी कर लो। बी में कंजम्पशन हुआ है 7,500 इंजीनियरिंग आवर्स, 100 नंबर ऑफ सेटअप्स, 1 लाख मशीन आवर्स और 10,000 नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर। अगर आप कंजम्पशन रेट को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल ओवरहेड की कॉस्ट पता चल जाएगी। और इस टोटल ओवरहेड को अगर नंबर ऑफ यूनिट 20,000 से डिवाइड करेंगे, 75,000 डिवाइड बाई 20,000, 1 लाख डिवाइड बाई 20,000, 10 लाख डिवाइड बाई 20,000, 50,000 डिवाइड बाई 20,000, तो आपको यहां पे ओवरहेड की कॉस्ट पता चल जाएगी। आपको यहां पे ओवरहेड की कॉस्ट पता चल जाएगी। क्वेश्चन ने कहा ओवरहेड कॉस्ट एलोकेट कर दो। लास्ट में कहते हैं प्रिपेयर ए रिपोर्ट समराइजिंग द ओवरहेड एलोकेशन टू ईच प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द मेथोडोलॉजी एंड डिटेल्ड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो आपने दिखाई है। द रिपोर्ट शुड कवर द अबव कैलकुलेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर की कौन सा कॉस्ट ड्राइवर किसके लिए यूज किया आपने, एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट जो आपने किया फॉर द एलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू द प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है ये सॉल्व आप कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपको आपके स्टडी मटेरियल में से ही देखने को मिल रहा है। एज इट इज क्वेश्चन आपको आपके स्टडी मटेरियल में देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क्स का आपको दे दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग में से, जो कि नॉर्मली एग्जाम में भी आपको इसी टॉपिक में से 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंपनी इज एंगेज्ड इन 3 डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन, देयर प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइसेस आर एज अंडर। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइसेस गिवन है। 3 प्रोडक्ट है एक्स, वाई और जेड। तीनों की प्रोडक्शन यूनिट गिवन है 3,000, 2,000 और 5,000। कॉस्ट की अगर बात करें तो मटेरियल की कॉस्ट है 18, 26, 30। वेजेस की कॉस्ट रहेगी 7, 9 और 10। वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट रहेगी 2, 3, 3। फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट रहेगी 5, 8 और 9। अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट आ गई 32, 46 और 52। सेलिंग प्राइस है 40 का तो प्रॉफिट आ गया 8 रुपए। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 60 है तो प्रॉफिट आ गया 14। यहाँ पे 61 है तो प्रॉफिट आ गया 9 रुपए पर यूनिट। अब कहते हैं द मैनेजमेंट वांट्स टू डिसकंटिन्यू वन लाइन। आपको ये जो 3 प्रोडक्ट लाइन गिवन है एक्स वाई जेड, मैनेजमेंट एक लाइन जो है वो डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, कौन सा नहीं पता है। एंड गिव्स यू द एश्योरेंस दैट प्रोडक्शन इन 2 अदर लाइन शैल बी रेज्ड बाय 50%। आप किसी भी एक प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू करोगे तो कहते हैं बाकी जो 2 बची हुई प्रोडक्ट लाइन होगी उसमें आपका प्रोडक्शन 50% से बढ़ जाएगा दोनों में। They intend to discontinue the line which produces article X as it is less profitable। अब कहते हैं कि कंपनी चाहती है कि X जो है उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। तो क्वेश्चन जानना चाहते हैं डू यू एग्री टू द स्कीम इन प्रिंसिपल। तो सर इसके लिए पता तो तीनों ही करना पड़ेगा कि X को डिसकंटिन्यू करूं तो क्या होता है, Y को करूं तो क्या होता है, Z को करूं तो क्या होता है। एनालाइज द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड शो द नेसेसरी स्टेटमेंट टू सपोर्ट योर डिसीजन। सिंपल सी बात करूं, सारी की सारी कैलकुलेशन वगैरह दिखा के आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि सर किसको डिसकंटिन्यू करते हो तो उसका क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो आंसर नंबर 3A आपके सामने है। द डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव
एज एसेट एंड बिलो। देखो सिंपल सी बात है, हमारा टारगेट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो जिस ऑप्शन में मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलेगा उसी को अडॉप्ट कर लेंगे। टोटल सबसे पहले यहाँ पे मैंने फिक्स्ड एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करी, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको इंडिविजुअली गिवन थे 5 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट कोई इंडिविजुअली तो होती नहीं है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात करूं तो 5 रुपए तब है जब 3000 यूनिट है, मतलब 15,000 है वो। यहाँ पे जब 2000 यूनिट है वाई के केस में, तब आपको यहाँ पे 8 रुपए गिवन है, मतलब वो 2000 इंटू 8 16,000 है। और जेड के केस में 9 रुपए पर यूनिट तब है जब 5000 यूनिट है, मतलब वो 45,000 है। तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटलिटी में 76,000 है, और ध्यान देना वो 76,000 ही रहेगी। भले ही आप किसी को भी डिसकंटिन्यू करते रहो, डजंट मैटर, फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आता। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और सर वो गिवन ही था वैसे तो, सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी हमारे पास, तो वेरिएबल कॉस्ट आप देख लो 18 प्लस 725 प्लस 227 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 26 9 35 3 38 है, और यहाँ पे 30 प्लस 10 प्लस 3 43 है। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 40 माइनस 27 13 पर यूनिट, 60 माइनस 38 22 पर यूनिट, 61 माइनस 43 18 पर यूनिट। तो इस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 13 22 और 18। प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन अरेंजमेंट में बी फाउंड एज अंडर। प्रॉफिट आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे पहले एक्स, सर अगर आप एक्स को गिव अप करते हो तो क्वेश्चन ने कहा कि बाकी जो दो प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन 50% से बढ़ जाएगा। तो अगर आप एक्स को गिव अप करोगे तो सेल ऑफ वाई एंड जेड विल इंक्रीज बाय 50%। तो अभी जो वाई की सेल चल रही थी, कितनी चल रही थी सर, वो थी 2000 यूनिट, तो 3000 हो जाएगी, और जो 5000 था वो 7500 यूनिट हो जाएगी। तो वाई की सेल हो जाएगी 3000 यूनिट और जेड की सेल हो जाएगी 7500 यूनिट। वाई की 3000 यूनिट, हर एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना है 22, तो कितना कमा लोगे 66,000। जेड की 7500 यूनिट सेल करोगे, हर यूनिट से 18 रुपए का कंट्रीब्यूशन, कितना कमा लोगे 1,35,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 2,01,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है टोटलिटी में 76,000, तो प्रॉफिट होगा 1,25,000 का। अगर आप एक्स को डिसकंटिन्यू करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा 1,25,000 का। बाकी भी चेक करो सर, अगर आप वाई को डिसकंटिन्यू करोगे तो एक्स और जेड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा 50% से, तो 3000 हो जाएगा 4500। 3000 जो है एक्स का वो हो जाएगा 4500, और जेड का तो वही 7500 हो ही जाएगा। कितना कमा लोगे सर 4500 पर यूनिट 13 रुपए के हिसाब से 58,500, और जेड का तो आपका 1,35,000 है ही। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 193, फिक्स्ड कॉस्ट 76,000 ही रहेगी, तो प्रॉफिट आएगा 1,17,500। अभी तक के हिसाब से एक्स को गिव अप करना ठीक है, क्योंकि एक्स को गिव अप करोगे 1.25 लाख का प्रॉफिट है, वाई को गिव अप करते हो तो प्रॉफिट कम है। जेड को भी गिव अप करके देख लो सर, अगर आप जेड को छोड़ते हो तो एक्स और वाई का आपका यूनिट्स बढ़ जाएगी। एक्स की यूनिट 4500 हो जाएगी, और वाई की यूनिट्स आपकी 2000 से 3000 हो जाएगी। एक्स से आप कमा लोगे 58,500 रुपए, और वाई से आप कमा लोगे 66,000। 1,24,500 का कंट्रीब्यूशन टोटल होगा, जिसमें 76,500 आपका फिक्स्ड कॉस्ट में चला जाएगा, तो केवल 48,500। इसका मतलब मैनेजमेंट का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, एक्स को गिव अप करो, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो अंडर दीज थ्री ऑल्टरनेटिव द प्रॉफिट इज मैक्सिमम 1,25,000 कब, जब आप एक्स को डिसकंटिन्यू करोगे। देयरफॉर वी मे एग्री विद द मैनेजमेंट डिसीजन टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप ये 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये क्वेश्चन भी आपको आपके पुराने क्वेश्चंस में से ही देखने को मिल जाता है। पुराने क्वेश्चंस में से ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ओल्ड सिलेबस में कहूं तो, या फिर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट कर दिए, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है, वी कैन से दिस इज गिवन फ्रॉम अगेन एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हो, क्योंकि डिफरेंशियल कॉस्ट का क्वेश्चन भी है, और सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग जो है उसमें भी ये वैरायटीज कवर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4A, ए कंपनी इज एट प्रेजेंट वर्किंग एट 90% of its capacity and producing 13,500 units per annum। एक कंपनी
90% कैपेसिटी पे काम करते हुए 13,500 यूनिट बना रही है। तो सिंपल सी बात यह है, अगर 13,500 यूनिट 90% को इंडिकेट करती है तो 100% विल बी 15,000 यूनिट्स। इट ऑपरेट्स ए फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल सिस्टम एंड द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बजट। कहते हैं जब कंपनी 90% पे काम कर रही है तो 15 लाख रुपए की सेल है, जबकि 100% पे 16 लाख की, मतलब 1 लाख रुपए की एडिशनल सेल आप कर सकते हो। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 3,500,000 के हैं, जबकि 100% पे 3,600,000 के, मतलब 100 रुपए की एडिशनल कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस 97,500 है, जबकि 100 पे इट विल बी 1,05,000, मतलब 3,000 की एडिशनल कॉस्ट। वेरिएबल एक्सपेंसेस 145 से 149,500, मतलब 4,500 की कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं कि 90% पे 13,500 है, तो 100% पे विल बी 15,000 यूनिट, मतलब 1,500 यूनिट्स। साथ में कहते हैं लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। ऊपर मटेरियल और लेबर की कॉस्ट नहीं गिवन है, तो क्वेश्चन ने हिंट दिया है कि मटेरियल और लेबर की कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। प्रॉफिट जो आपको चाहिए वो चाहिए 10% का। क्वेश्चन की पहली डिमांड है एग्जामिन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। अगर हम 90% से 100% पे जाएं और एडिशनल 1500 यूनिट बनाते हैं तो उस सिचुएशन में डिफरेंशियल कॉस्ट क्या आएगी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मटेरियल और लेबर की कॉस्ट मिसिंग है, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको सेल पता है 15 लाख की, 10% का प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब 1.5 लाख का प्रॉफिट मार्जिन है, तो 13.5 लाख आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। और 13.5 लाख में से अगर ये तीनों कॉस्ट हटा दोगे तो बैलेंस जो कॉस्ट होगी दैट विल बी मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। तो सबसे पहले यही कैलकुलेशन मैंने यहां पे कर दी है कि सेल अभी 15 लाख है, 10% प्रॉफिट होने का मतलब 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो 13.5 लाख की कॉस्ट। उस 13.5 लाख में 3,500,000 की फिक्स्ड कॉस्ट, 97,500 की सेमी वेरिएबल कॉस्ट और 1,45,000 की वेरिएबल कॉस्ट, तीनों माइनस कर दिया तो ये मटेरियल और लेबर की कॉस्ट आ गई 8,07,000। ये 8,07,000 रुपए मटेरियल की कॉस्ट 13,500 यूनिट के लिए है। हमें 1,500 यूनिट की कैलकुलेशन करनी है, तो सर 1,500 के लिए कितनी होगी, 1,500 के लिए आ जाएगी 8,9,667। बाकी तो जस्ट डिफरेंस लेना है, फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपए, सेमी फिक्स 3,000 और वेरिएबल 4,500, आपको आपकी 1,500 यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएगी 9,7,267। साथ में सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन का कहना है व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस फॉर दीज 1500 यूनिट्स टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइसेस आर मच लोअर देन इंडाइजिनस प्राइसेस। कहते हैं एक्सपोर्ट प्राइसेस पे रिकमेंडेशन दो, कमेंट करो। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि मेरी जो कॉस्ट आ रही है अभी वो आएगी 9,7,267 फॉर 1500 यूनिट, मतलब एक यूनिट पे 64.84 का कॉस्ट है, तो बस इससे कम कॉस्ट नहीं, उससे कम प्राइस नहीं रख सकते, इससे ऊपर जो मिल जाए हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4A, जो आपको आपके स्टडी मटेरियल में भी देखने को मिल जाता है और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4B की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट गिवन आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में से। ट्रांसफर प्राइसिंग में से क्या क्वेश्चन है, ध्यान देना। ऑर्थर कंपनी is a multi-divisional company and its managers have been delegated full profit responsibility and autonomy to accept or reject transfer from other division। प्रॉफिट सेंटर है, हर एक डिवीजन के मैनेजर को पूरी की पूरी छूट है कि वो डिविजनल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। डिवीजन एक्स produces a sub assembly with a ready competitive market and this assembly is currently used by division Y for a final product that is sold outside at ₹1,200। एक डिवीजन एक्स है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करती है, मतलब ये चाहे तो अपना प्रोडक्ट आगे ट्रांसफर करे, चाहे तो वाई को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वाई एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और उस फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस है मार्केट में वो 1,200 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। डिवीजन एक्स चार्जेस डिवीजन वाई मार्केट प्राइस फॉर द सब असेंबली विच इज ₹700 पर यूनिट। डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को जो सब असेंबली ट्रांसफर करती है उसके लिए 700 रुपए पर यूनिट मार्केट प्राइस है।
वेरिएबल कॉस्ट आती है इसकी 520 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट आर 520 एंड ₹600 फॉर डिवीजन ए और डिवीजन बी रेस्पेक्टिवली। 520 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है डिवीजन ए की और 600 रुपए की डिवीजन बी की वेरिएबल कॉस्ट है। द मैनेजर ऑफ डिवीजन वाई फील्स दैट डिवीजन एक्स शुड ट्रांसफर द सब असेंबली एट ए लोअर प्राइस देन मार्केट। अब डिवीजन वाई के जो मैनेजर है वो चाहते हैं कि डिवीजन एक्स जो 700 रुपए में सब असेंबली ट्रांसफर कर रहे हैं डिवीजन वाई को, प्राइस कम किया जाए, बिकॉज एट दिस प्राइस डिवीजन वाई इज अनेबल टू मेक ए प्रॉफिट, क्योंकि डिवीजन वाई को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा 700 रुपए पे करने की वजह से। क्वेश्चन की डिमांड ये है, इवेल्युएट डिवीजन वाइज प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इफ ट्रांसफर आर मेड एट द मार्केट प्राइस। अगर ट्रांसफर 700 रुपए पे ही होता रहे तो बताओ वाई का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या है, एंड ऑल्सो द टोटल कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट फॉर द कंपनी, साथ में पूरी कंपनी का प्रॉफिट भी बताना है। तो ठीक है, अभी जो ट्रांसफर आपको रखना है वो 700 के अकॉर्डिंगली रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन अगर हम करें डिवीजन वाई के प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन की, तो सेलिंग प्राइस फाइनल प्रोडक्ट का 1200 रुपए है, 1200 रुपए है, जिसमें 700 रुपए ये एक्स को दे देगा और 600 रुपए जो है इसकी खुद की वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। 1200 रुपए की सेलिंग प्राइस में 700 रुपए तो ये डिवीजन वाई को दे देगा, 600 रुपए इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, 1300 रुपए की कॉस्ट। अभी तो 100 रुपए का लॉस हो रहा है, अभी तो 100 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इस सिचुएशन में कंपनी की क्या पोजीशन होगी? कंपनी की पोजीशन की बात करें तो सेलिंग प्राइस तो 1200 ही है, डिवीजन वाई की वेरिएबल कॉस्ट 600 रुपए है और डिवीजन एक्स की वेरिएबल कॉस्ट 520 रुपए, तो 1120 की वेरिएबल कॉस्ट आती है। अकॉर्डिंगली कंपनी का तो 80 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, कंपनी का तो 80 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है। सेलिंग प्राइस ऑफ सब असेंबली ये आपका 80 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन की पहली डिमांड तो यही है कि आपको कंपनी का और वाई का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बताना था, वो आपने बता दिया। सेकंड पॉइंट अलग से है, कहते हैं अज्यूम करो दैट डिवीजन ए कैन सेल ऑल इट्स प्रोडक्शन इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में बेचेगी, 700 रुपए में बेचेगी। शुड डिवीजन एक्स ट्रांसफर गुड्स टू डिवीजन वाई, इफ सो एट व्हाट प्राइस? तो सिंपल सी बात यह है कि सर सेलिंग प्राइस जो है वो 700 का है एक्स का, और डिवीजन एक्स की वेरिएबल कॉस्ट है 520 की, तो 180 रुपए का इसका कंट्रीब्यूशन है। द कंपनी कंट्रीब्यूशन इज ₹100, द कंपनी कंट्रीब्यूशन इज ₹100 ग्रेटर इफ द सब असेंबली इज सोल्ड ऑन द इंटरमीडिएट मार्केट रेदर देन टू डिवीजन बी। जब मैं बाहर बेच रहा हूं तो कंपनी का प्रॉफिट 180 है, जब मैं डिवीजन वाई को ट्रांसफर करता था तो कंपनी का प्रॉफिट केवल 80 है। दस इट शुड बी सोल्ड इन द इंटरमीडिएट मार्केट, बाहर ही बेचो ना, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। द मार्केट प्राइस वुड बी द एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस इफ ट्रांसफर वर मेड। अगर एक्स वाई को ट्रांसफर करता है तो उस सिचुएशन में मार्केट प्राइस पे ही ट्रांसफर करे, तभी और तभी बेनिफिशियल है, अदरवाइज तो बेनिफिशियल नहीं होगा। और थर्ड रिक्वायरमेंट जो है क्वेश्चन की वो है, अज्यूम करो दैट डिवीजन एक्स कैन सेल इन द ओपन मार्केट ओनली 500 यूनिट्स एट 700 पर यूनिट आउट ऑफ 1000 यूनिट्स। तो ठीक है, इसका मतलब 500 यूनिट बाहर और 500 यूनिट डिवीजन वाई को ट्रांसफर की जा सकती है। फिर दैट इट कैन प्रोड्यूस एवरी मंथ एंड दैट ए 20% रिडक्शन इन प्राइस इज नेसेसरी टू सेल एट फुल कैपेसिटी। और अगर फुल कैपेसिटी बेचना है 1000 यूनिट तो फिर सेलिंग प्राइस को 20% से कम करना पड़ेगा। शुड ट्रांसफर बी मेड, चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट, क्या ट्रांसफर करना है कि नहीं करना। इफ सो, अगर करना हो तो हाउ मेनी यूनिट शुड इट ट्रांसफर और किस प्राइस पे। सबमिट ए शेड्यूल शोइंग कंपैरिजन ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन अंडर 3 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव टू सपोर्ट योर आंसर। फर्स्ट और सेकंड तो हो गया सर, थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ऑल्टरनेटिव 1 जो है, ऑल्टरनेटिव 1 जो है ये है, हो सकता है कि आप ट्रांसफर कर दो पूरा का पूरा 1000 यूनिट डिवीजन वाई को। ये 3 ऑल्टरनेटिव जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि 1000 यूनिट सारी की सारी आप ट्रांसफर कर सकते हो वाई को। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि 500 यूनिट बाहर बेच दो 700 रुपए पे और 500 यूनिट आप ट्रांसफर कर दो डिवीजन वाई को। और ऑल्टरनेटिव 3 की बात करें तो आप सारा का सारा 1000 यूनिट सेल कर दो, लेकिन उसके लिए आपको 20% रिडक्शन इन प्राइस करना पड़ेगा। सर चेक कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिव 1 ये है कि आप सारा का सारा डिवीजन वाई को ट्रांसफर कर दो, तो कंपनी की सेल क्या होगी, कंपनी 1000 यूनिट 1200 रुपए पे बेचेगी, कंपनी की सेल वैल्यू होगी 12 लाख की।
वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 520 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है एक्स की, 600 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है वाई की, तो 1000 यूनिट पे 1120 के हिसाब से 11,20,000 की वेरिएबल कॉस्ट 80,000 का कंट्रीब्यूशन होगा। अगर डिवीजन एक्स सारी की सारी 1000 यूनिट डिवीजन वाई को ट्रांसफर करे तो कंपनी को प्रॉफिट 80,000 रुपए का होगा। सेकंड ऑप्शन में 500 यूनिट बाहर बेची जाए एक्स की और 500 यूनिट ट्रांसफर की जाए, तो सर कंपनी की सेल क्या होगी, 500 यूनिट 700 के हिसाब से बिक जाएगी और 500 यूनिट एक्स वाई को ट्रांसफर करेगा, देन उस पे वाई प्रोसेसिंग करके आगे 1200 में बेचेगा, तो 500 यूनिट 1200 में बिकेगी, तो सेल होगी 9.5 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट तो वही आनी है 1000 यूनिट्स पे 520 के हिसाब से, और वाई के पास 500 यूनिट पहुंचेगी तो उसी पे वो 600 रुपए के हिसाब से कॉस्ट लगाएगा, तो 8,20,000 की कॉस्ट आएगी, तो कंट्रीब्यूशन होगा 1,30,000 का। ये अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा है। तीसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट में सेलिंग प्राइस 20% से कम कर दो। 20% से 700 रुपए को 20% से कम करने का मतलब 560 रुपए में 1000 यूनिट बेचना, 5,60,000, और 520 रुपए के हिसाब से एक्स की डिविजनल कॉस्ट आएगी 5,20,000, तो प्रॉफिट होगा केवल 40,000 का। तो ऑल्टरनेटिव 2 इज बेटर। ट्रांसफर शुड बी मेड 500 यूनिट शुड बी ट्रांसफर टू डिवीजन वाई। जो ट्रांसफर प्राइस है दैट शुड बी सेट एट ए प्राइस greater than the variable cost of division x 520 and less than the marginal revenue to division y that is 600. डिवीजन y marginal revenue will be 600। कैसे, 1200 रुपए का मार्केट प्राइस है और उनकी खुद की वेरिएबल कॉस्ट है 600। तो जब ऐसा होगा कि भाई x की वेरिएबल कॉस्ट 520 है तो वो 520 के ऊपर कहीं पे भी देने को तैयार हो जाएगा। जो y है वो 600 रुपए कमा रहा है, 600 रुपए कमा रहा है क्योंकि 1200 में बेचता है, 600 तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए पे कर सकता है एक्स को, तो ज्यादा से ज्यादा 600 है, तो एक्स कम से कम 520 लेगा, वाई ज्यादा से ज्यादा 600 पे करेगा, तो 520 और 600 के बीच में कोई भी ट्रांसफर प्राइस अगर रखा जाए तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द डिवीजन एंड कंपनी फॉर बोथ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4B जो है उसका आंसर फ्रेम कर सकते हो। 7 मार्क्स की वेटेज जो है वो कम है मेरे हिसाब से, इसके लिए वेटेज 14 मार्क्स की रखी जा सकती है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप 7 की बजाय 14 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि थर्ड पॉइंट आपका टाइम कंज्यूमिंग काफी करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एबीसी लिमिटेड अडॉप्ट ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर ए पीरियड इज 20,000 यूनिट्स and the standard cost and profit per unit is as under। आपको स्टैंडर्ड आउटपुट बता दिया 20,000 यूनिट्स का, स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्रॉफिट पर यूनिट की ये सारा का सारा डेटा दे दिए। कहते हैं स्टैंडर्ड डेटा है डायरेक्ट मटेरियल 3 यूनिट लगेगी एट द रेट ऑफ 1.5, 4.5 की कॉस्ट आएगी। लेबर 3 आवर्स काम करेगी, 1 रुपए के अकॉर्डिंगली 3 रुपए की कॉस्ट आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे 50 पैसा के, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल नेचर के 0.25 पर यूनिट, फिक्स नेचर 0.30, एडमिन ओवरहेड 0.30, टोटल कॉस्ट होगी 8.85, प्रॉफिट ऐड किया 1.15, सेलिंग प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट का। ये सारी कहानी है स्टैंडर्ड की। अब कहते हैं एक्चुअल में जो प्रोडक्शन और सेल करी वो करी 14,400 यूनिट्स की, ठीक है। देयर हैज बीन नो प्राइस रिवीजन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 10 रुपए ही रहने वाला है। द फॉलोइंग आर द वेरिएंसेस वर्कड आउट एट द एंड ऑफ द पीरियड। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी वेरिएंसेस कैलकुलेट हो चुके हैं। डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है 4250 एडवर्स, यूसेज वेरिएंस है 1050 फेवरेबल, लेबर का रेट वेरिएंस एडवर्स है 4000, एफिशिएंसी फेवरेबल है 3200, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 400 और फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 400 और फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस है 1680 एडवर्स। एडमिन ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 400 एडवर्स, वॉल्यूम है 1680 एडवर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the detail of actual cost and prepare a profit and loss statement for the period showing the actual profit or loss। कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट बताओ, साथ में प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बना के दो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस का, शो द वर्किंग क्लियरली, और लास्ट में रिकंसाइल भी करके दो एक्चुअल प्रॉफिट को स्टैंडर्ड प्रॉफिट के साथ। तो काफी कुछ कैलकुलेशन करनी है, तभी तो 14 मार्क्स की वेटेज का ये क्वेश्चन है। सर ठीक है हो जाएगा,
थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हम कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सी बात है, सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो क्वेश्चन ने यहां पे बोला, क्वेश्चन ने यहां पे कहा 14,400 यूनिट आपने एक्चुअल में बना के सेल करिए। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जब एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले मैं यहां पे स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट ले रहा हूं, उसमें वेरिएंसेस एडजस्ट करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट की बात करें तो एक्चुअल में 14,400 यूनिट एक्चुअल रहेगी, कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड रहेगी, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आती रहेगी ₹4.50। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो भी 64,800। एज पर क्वेश्चन आपका जो प्राइस वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस 4,250 एडवर्स है। सर प्राइस वेरिएंस एडवर्स होने का मतलब एक्चुअल में कॉस्ट आई आपकी ज्यादा, तो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। और यूसेज वेरिएंस फेवरेबल होने का मतलब है आपकी कॉस्ट आई है कम, तो ये हो जाएगा माइनस। तो 4,250 कर लेंगे ऐड और 1,050 कर लेंगे माइनस, तो इसका मतलब एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट आपकी 68,000 है। बस इसी तरीके से बाकी कैलकुलेशन करनी है। 14,400 यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए आप कह रहे थे लेबर की कॉस्ट 3 रुपए होगी, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 14,400 इंटू 3, 43,200। लेबर का जो वेरिएंस आया वो आया 4,000 एडवर्स, रेट वेरिएंस 4,000 एडवर्स मतलब कॉस्ट आई ज्यादा, तो 4,000 की कॉस्ट ऐड हो जाएगी और 3,200 रुपए माइनस हो जाएगा। 4,000 प्लस हो जाएगा, 3,200 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब लेबर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है आपकी 44,000 की। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो कॉस्ट है 14,400 यूनिट और आप कह रहे थे 50 पैसे की कॉस्ट आएगी, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी 7,200 थी और इसमें किसी तरीके का कोई वेरिएंस नहीं बताया, तो एज इट इज कॉस्ट कंसीडर कर लिए। तो प्राइम कॉस्ट हो गई 1,19,200 की। आगे बढ़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ। तो फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल कॉस्ट आपको 25 पैसा बताई गई थी, 14,400 के हिसाब से ये कॉस्ट आपकी बनती है 3,600 रुपए, 3,600 की। और क्वेश्चन ने कहा फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल एक्सपेंडिचर का वेरिएंस है 400 फेवरेबल। सर फेवरेबल होने का मतलब एक्चुअल में कॉस्ट आई 400 रुपए कम, तो कॉस्ट को 400 रुपए कम कर दिया, तो एक्चुअल में आपकी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आई है 3,200 रुपए की, 3,200 रुपए की। सिमिलरली फिक्स्ड में जाता हूं, तो फिक्स्ड में 14,400 यूनिट और 30 पैसे के हिसाब से आप कॉस्ट कह रहे थे, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वही 4,320। एज पर क्वेश्चन फिक्स्ड ओवरहेड जो फैक्ट्री है उसमें 400 रुपए फेवरेबल है, 1680 एडवर्स है, तो 1680 प्लस कर लो कॉस्ट में, 400 माइनस कर दो, 1680 प्लस कर लो कॉस्ट में, 400 माइनस कर दो, इसका मतलब एक्चुअल जो फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट है वो है 5,600 की। इसके बाद एडमिन ओवरहेड की अगर मैं बात करूं तो 14,400 यूनिट 30 पैसे के हिसाब से कॉस्ट आनी चाहिए 4,320 और एज पर वेरिएंसेस इसमें दोनों ही एडवर्स है, मतलब आपकी कॉस्टिंग आई है 400 रुपए ज्यादा और 1680 रुपए ज्यादा, दोनों ही कॉस्ट आपकी ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगी एक्चुअल में आपकी कॉस्ट जो है वो 6,400 है। बस इन सारी की सारी कॉस्ट का एडिशन करोगे तो आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चल गई 1,34,400 रुपए आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। एज पर क्वेश्चन सेलिंग प्राइस में कोई चेंज करा नहीं है गवर्नमेंट ने, तो सेलिंग प्राइस 10 रुपए ही रहेगा 14,400 यूनिट पे, तो 1,44,000 की सेल होगी, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 9,600 का। एक्चुअल जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका 9,600 का। तो सर क्वेश्चन ने कहा था कॉस्ट बता देना, बता दी है। क्वेश्चन ने कहा था एक्चुअल कॉस्ट बता देना, बता दी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दिया है। अब आपको रिकॉन्सिलिएशन भी करके देना है, तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट। तो सर स्टैंडर्ड प्रॉफिट की बात करें सबसे पहले, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट यूनिट्स वही रखो 14,400 और एक यूनिट से प्रॉफिट कमाने का टारगेट था ₹1.15, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका बनता है 16,560 रुपए, 16,560 रुपए। अब जो फेवरेबल वेरिएंसेस हैं, जो फेवरेबल वेरिएंसेस हैं उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा एक्चुअल में, तो आप वो ऐड कर लो, और जो एडवर्स है उससे आपका प्रॉफिट होगा कम, तो वो माइनस कर दो।
तो ये 4250 माइनस कर दो, ये 1050 ऐड कर लो, 4250 माइनस कर दो और 1050 ऐड कर लो। लेबर में सर 4000 माइनस कर दो और 3200 प्लस कर लो, 3200 प्लस कर लो और 4000 माइनस कर दो। आगे बढ़ो सर, 400 प्लस 400 प्लस 1680 माइनस 400 प्लस 400 प्लस 1680 माइनस 400 माइनस 1680 माइनस 400 माइनस 1680 माइनस, बस सर ये प्लस होना है 5050 माइनस होना है 12010। अकॉर्डिंगली आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट 9600 पे पहुंच जाओगे जो आपने यहां पे कैलकुलेट किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी कैलकुलेशन करी हुई ऑलरेडी, जिसकी वजह से टाइम इतना कंज्यूम नहीं हो पा रहा। तो 14 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपके स्टडी मटेरियल में से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन और ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही यहां पे कॉपी पेस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके दो पार्ट कर दिए। पार्ट ए फिर से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से सेल्स वेरिएंसेस का क्वेश्चन और पार्ट बी में बजट एंड बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए। पार्ट ए, budgeted and actual sales for the month of December 2024 of two products A and B of Messrs XY Limited were as follows। कहते हैं बजट ये था कि हम प्रोडक्ट ए की 6000 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 सेल कर लेंगे, बट एक्चुअल में आपने 5000 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से और 1500 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.75 सेल आउट करिए। प्रोडक्ट बी में बजट ये था कि 10,000 यूनिट सेल कर लेंगे एट द रेट ऑफ ₹10, बट एक्चुअल में आपने 7500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2 और 1750 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8.5 सेल आउट किए। बजटेड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी वर 4 and ₹1.5 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। ये आपको बजटेड कॉस्ट बताती है। वर्कआउट फ्रॉम द अबव डेटा द फॉलोइंग वेरिएंसेस। बजटेड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी वाज ₹4 and 1.5 रेस्पेक्टिवली। सर ये जो लाइन है ये हो गई डुप्लीकेसी, ऊपर ऑलरेडी गिवन है, आपको सेल्स वेरिएंसेस बताने हैं, सिंपल सी बात है। तो सर ठीक है, सेल्स वेरिएंसेस आप 5 तरीके के कैलकुलेट कर सकते हो। सेल्स वैल्यू, उसके दो पार्ट, सेल प्राइस, वॉल्यूम और वॉल्यूम के दो पार्ट, दैट इज मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस। अगर हम यहां पे बात करें तो सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट बना लिया, दैट इज AQAP। दिस इज फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, तो उसी फॉर्मेट में करवा रहा हूं। AQAP, AQSP, RSQSP और SQSP। AQ का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, AP का मतलब एक्चुअल प्राइस। तो सर एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस 5000 इंटू 5, 1500 इंटू 0.75। बी के लिए अगर मैं बात करूं तो बी के लिए 7500 इंटू 2, 1750 इंटू 8.5। इसका टोटल हो गया 25000 और इसका टोटल हो गया, ये हो गया 25000, ये हो गया आपका 7125। 7500 इंटू 2 किया 15000, 1750 इंटू 1.9 किया 3325। इन चारों अमाउंट का टोटल हो गया 50,450 रुपए। AQSP, सर क्वांटिटी एक्चुअल लेनी है, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, 6500 यूनिट को 5 रुपए से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 9250 को 2 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। 65 इंटू 5, 9250 इंटू 2, 6500 इंटू 5 आ गया 32,500, 9250 इंटू 2 आ गया 18,500, टोटल हो गया 51,000। RSQSP, सर RSQSP, SP तो इसमें स्टैंडर्ड प्राइस ही है, 5 रुपए और 2 रुपीज। RSQ होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी सेल करी है, अगर वो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में होती तो कितना होता। एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी सेल आउट करी है यहां पे चेक करो, 5000 प्लस 1500 प्लस 7500 प्लस 1750, सर 15750। अगर ये स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में होती, मतलब ये स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या आपका 3:5 का प्रोपोर्शन है, तो 15750 को 3:5 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 15750 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, इट विल बी 5906.25। और सिमिलरली 15750 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5,
इट विल बी 9843.75, 9843.75। ये आ गया 29.5, 31.25, ये आ गया 19,687.5, टोटल हो गया 49,219। लास्ट में एस क्यू इंटू एस पी दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। तो सर ये 6,000 टू 5 30,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 30,000 और 20,000 टोटल हो गया 50,000। अब आप फॉर्मूले अप्लाई कर लो, अब आप फॉर्मूले अप्लाई कर लो। ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की कैलकुलेशन है और ये ए क्यू ए पी 50,450, ये फिगर्स कॉपी करिए पीछे से। ए क्यू एस पी 51,000, आर एस क्यू एस पी 49,219 और एस क्यू एस पी 50,000। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सर सेल्स, सबसे पहले वैल्यू वेरिएंस की मैं बात करूं तो सेल वैल्यू वेरिएंस इज 1 - 4। 1 - 4 का मतलब क्या है सर, एक्चुअल को स्टैंडर्ड से माइनस करना है। 50,450 माइनस 50,000, इट विल बी 450 फेवरेबल। वैल्यू के आप दो पार्ट करते हो, प्राइस और वॉल्यूम। सर प्राइस होता है 1 - 2, मतलब 50,450 माइनस 51,000, इट विल बी 550 एडवर्स। नेक्स्ट वॉल्यूम, सर वॉल्यूम होता है 2 - 4, AQSP माइनस SQSP, 51,000 माइनस 50,000, इट विल बी 1,000 फेवरेबल। इसके बाद क्वांटिटी वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस को सब वॉल्यूम या क्वांटिटी वेरिएंस आप बोलते हो, दैट इज 3 - 4, दैट इज RSQSP माइनस SQSP, 49,219 minus 50,000, it will be 780 adverse. और last one is mixed variance 2 - 3, that is AQSP minus RSQSP, 51,000 minus 49,219, it will be 1781 favorable. प्रेजेंटेशन आप इसकी डिफरेंट भी करके अपने सॉल्यूशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर शुड बी सेम, आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, प्रेजेंटेशन वेरी आपकी कर सकती है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ पार्ट बी अटैच है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, दिस इज गिवन फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक। 6B, प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट। 70%, 80% और 90% पे आपको ओवरहेड रेट कैलकुलेट करके देने हैं, और इवन 80% पे तो गिवन ही है हमारे पास। वेरिएबल ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस है 12,000, स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स का एक्सपेंस है 4,000, सेमी वेरिएबल पावर 20,000 है जिसमें 30% फिक्स हो जाएगा 6,000, तो 70% वेरिएबल 14,000 हो जाएगा। रिपेयर 2,000, 60% फिक्स हो जाएगा 1,200 रुपए और 40% 800 रुपए वेरिएबल हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड डेप्रिशिएशन 11,000, इंश्योरेंस 3,000, सैलरी 10,000, टोटल करके दिया हुआ है 62,000, और एस्टिमेटेड लेबर आवर जो है वो 1,24,000 घंटे हैं 80% पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमें 70, 80 और 90% पे बना के दे देना है। आंसर आपके सामने है। एंड फ्लेक्सिबल बजट हम सबको पता है काफी इजी बजट होता है। इनडायरेक्ट लेबर 12,000 है 80% पे, तो सर 12,000 है 80 पे, तो 70 पे 10,000 हो जाएगा, 90 पे 13,500 हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट जाना है। स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स 4,000 गिवन है क्वेश्चन में, 80 पे तो 70 पे 3,500 रुपए और 90 पे 4,500, प्रोपोर्शनेट है तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सेमी वेरिएबल में आते हो तो सेमी वेरिएबल में जैसा कि हमने कहा 20,000 का 30%, 6,000 फिक्स और 14,000 रुपए वेरिएबल। तो सर पावर जो है 20,000 रुपए यहाँ पे गिवन है, 20,000 रुपए यहाँ पे गिवन है। इसका वर्किंग नोट है पीछे ये रहा कि सर 80% पे अगर मैं बात करूं तो 80% पे ये जो 20,000 रुपए है इसमें 14,000 रुपए वेरिएबल है। 14,000 है 80% पे, 14,000 रुपए है 80% पे, तो 70 पे 12,250 और 90 पे 15,750। फिक्स्ड जो है 6,000, सर फिक्स तो फिक्स ही रहता है, 6,000 है तो 6,000 ही तो रहेगा, तो अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा 18,250, ये आ जाएगा 21,750, जिसको यहाँ पे कॉपी कर लो, ये तो 20,000 था ही। सिमिलरली जो नेक्स्ट एक्सपेंस है रिपेयर 2,000 का 40%, मतलब 800 रुपए वेरिएबल था 80% पे, तो सर 70 पे 700 हो जाएगा और 90 पे 900 हो जाएगा, 70 पे 700 हो जाएगा, 90 पे 900 हो जाएगा, बचा हुआ 1,200 रुपए फिक्स था, तो 1,200 तो 1,200 ही रहेगा। अकॉर्डिंगली ये टोटल हो जाएगा 1,900 और ये टोटल हो जाएगा 2,100, तो ये हो गया 1,900, ये हो गया 2,000 जो कि वन है क्वेश्चन में, और ये हो गया 2,100। ये हमने सेमी वेरिएबल का टोटल कर दिया। जो फिक्स्ड है, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, 11,000, 3,000, 10,000, कॉपी पेस्ट कर लेना आपको, 11,000, 11,000, 11,000, 3,000, 3,000, 3,000,
10,000 10,000 10,000, टोटल कर दिया फिक्स कॉस्ट का भी, तीनों का टोटल कर लो, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड, तो ये ग्रैंड टोटल आ गया 58,150, 62,000, 65,850। क्वेश्चन है 80% पे 1,24,000 घंटे हैं, तो अगर 1,24,000 80% पे है तो 70 पे इट विल बी 1,08,500, 90 पे इट विल बी 1,39,500। आपको ओवरहेड रेट पर आवर कैलकुलेट करना है, तो 58,150 डिवाइडेड बाई 1,08,500 विल बी 0.536, 62,000 है 1,24,000 आवर्स के लिए, तो इट विल बी 0.5, 65,850 है 139,500 आवर्स के लिए, तो इट विल बी 0.472। बस सिंपल आपको ये ओवरहेड के रेट कैलकुलेट करके दे देने थे क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में। इसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट किए गए, एक पार्ट प्रैक्टिकल तो दूसरा पार्ट थ्योरी अटैच कर दिया इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट हैं, पार्ट ए है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और पार्ट बी जो है दैट इज थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम बैलेंस स्कोर कार्ड। ईवीए का क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है ईवीए का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ ए कंसर्न, कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ईवीए आपको कैलकुलेट करके देना है। 12% का डेट है 2000 करोड़ का, तो आपको इस पे 240 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी कैपिटल है 500 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है 7500 करोड़ का। रिस्क फ्री रेट जो है वो 9% चल रहा है आरएफ, बीटा भी गिवन है 1.05, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है 19%, तो हम इजीली यहां से के ई कैलकुलेट कर सकते हैं। और इक्विटी का मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है वो भी अलग से गिवन है 10% का। सर नहीं भी गिवन होता तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि रिस्क प्रीमियम होता है आरएम माइनस आरएफ। आरएम भी आपने बता दिया था 19%, आरएफ भी बता दिया था 9%, तो रिस्क प्रीमियम तो वैसे भी 10% हम कैलकुलेट भी कर सकते थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन आपके पास 2100 करोड़ और टैक्स का रेट है 30%, तो ईवीए की यहां पे सीधी सीधी आप कैलकुलेशन करके दे सकते हो। सर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में यहां पे तीन आइटम गिवन है। डेट है 2000 करोड़, 500 करोड़ का इक्विटी और 7,500 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस, तो टोटल हो गया 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉस्ट ऑफ डेट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट करना होता है, तो 12% में से अगर 30% का टैक्स माइनस करोगे तो इट विल बी 8.4%, 8.4%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए यहां पे सीएपीएम अप्लाई हो जाएगा, आरएफ प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। आरएफ गिवन है 9% का, बीटा गिवन है 1.05, रिस्क प्रीमियम गिवन आपके पास 10, तो इट विल बी 19.5%। डेट इक्विटी के प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन आप देख सकते हो, डेट 2000 करोड़ है और इक्विटी आपका 8000 करोड़ है, तो प्रोपोर्शनेटली ये 20% और 80% है। तो WACC कैलकुलेट कर लो, 8.4 पे 20% आ जाएगा और 19.5 पे 80%, तो एवरेज आ जाएगा 17.28%। 10,000 करोड़ का कैपिटल है, 17.28% की कॉस्ट, और आपका नेट प्रॉफिट गिवन है 2100 करोड़, तो NOPAT माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ईवी आ गया आपका 372 करोड़, 372 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमारा कैलकुलेट होके आ गया। इसके बाद 7 के साथ जो बी पार्ट अटैच है वो गिवन है थ्योरी, एंड दिस इज फ्रॉम बैलेंस स्कोर कार्ड। कहते हैं डिस्क्राइब द 4 पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। तो इसका जो थ्योरी आंसर है वो मैंने यहां पे कॉपी कर दिया है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। इसको आप एक बार रीड करके देख सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फ्रॉम डिसीजन थ्योरी। पार्ट ए जो है दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और पार्ट बी जो है दैट इज थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 8A, टीटी न्यूज एजेंट्स स्टॉक्स ए वीकली हेल्थ मैगजीन and the owner buy the magazine for 0.30 rupee each and sell them at a retail price of 50 पैसा। परचेज करते हैं 30 पैसा में, सेल करते हैं 50 पैसे में, 20 पैसे का प्रॉफिट है फिलहाल तो। एट द एंड ऑफ ईच वीक अनसोल्ड मैगजीन्स आर ऑब्सोलीट एंड हैव नो वैल्यू।
एट द एंड ऑफ द वीक मैगजीन की 0 वैल्यू हो जाती है अगर अनसोल्ड रह गया तो। द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वीकली डिमांड इज शोन बिलो। कहते हैं डिमांड 20 यूनिट्स की हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0.20 है। डिमांड 30 यूनिट्स की हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0.55 है। और डिमांड 40 मैगजीन्स की होगी, प्रोबेबिलिटी 0.25 है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड बताना है। सर एक्सपेक्टेड डिमांड बतानी है, आपके पास डिमांड भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी भी गिवन है और वैल्यू भी गिवन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो सबसे पहले तो यूनिट्स देख लो कितनी होगी। सर 20 इंटू 0.20 प्लस 30 इंटू 0.55 प्लस 40 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा आपका 30.5 यूनिट्स पर वीक। 30.5 minutes per week. The next step is to set up a decision matrix of possible strategies, that is number of unit bought and possible demand क्या होगी। तो the payoff matrix आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। The payoff from each combination of action and outcome is then computed। अगर कोई सेल नहीं होगी, ध्यान देना, नो सेल, तो कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ 0.30 पर मैगजीन वो आपका नुकसान हो गया। अगर सेल होती है तो आपको 20 पैसे का प्रॉफिट। सेल हुई तो 20 पैसे का प्रॉफिट, नहीं हुई तो 30 पैसे का एक तरीके से नुकसान। तो सिंपल सी बात यह है कि क्वेश्चन ने कहा कि 0.20 प्रोबेबिलिटी है कि आप 20 यूनिट्स बेच लोगे। 0.20 इज द प्रोबेबिलिटी कि आउटकम जो है वो आप 20 यूनिट्स बेच लोगे। अब अगर आपने 20 यूनिट खरीदी, अगर आपने 20 खरीदी और 20 बेच ली, तो सर 20 पैसे का पर यूनिट मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मैंने 30 खरीदी, 20 बेची, तो मुझे 20 यूनिट बेचकर तो 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो 10 नहीं बिकी उस पे 10 यूनिट पे 30 पैसे के हिसाब से 3 रुपए का लॉस हो गया, तो नेट मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेशन नीचे दी हुई है। अगर आप 30 बाई करोगे, सेल करोगे 20, तो जो 20 सेल करोगे उस पे 4 रुपए का प्रॉफिट। तो ये 30 इंटू 0.3 नहीं है, ये 10 इंटू 0.3 है। जो 10 यूनिट नहीं बेच पाओगे उस पे 3 रुपए का लॉस, तो नेट आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आपने 40 खरीद ली, तो 20 जो आप बेचोगे उस पे 4 रुपए का प्रॉफिट होगा, 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन जो आप 20 नहीं बेच पाओगे उस पे आपको 30 पैसे के हिसाब से 6 रुपए का लॉस होगा। 4 रुपए कमाए, 6 रुपए का लॉस हुआ, नेट लॉस है 2 रुपए का। नेट लॉस है 2 रुपए का। नेक्स्ट 0.55 इज द प्रोबेबिलिटी कि आप 30 यूनिट बेच लोगे। आप 30 यूनिट बेच लोगे। अगर आप 20 खरीदोगे तो 20 ही बेच पाओगे, 4 रुपए का प्रॉफिट कमा पाओगे। अगर आपने 30 खरीदी और 30 बेच ली, तो हर एक यूनिट पे 20 पैसा कमाया तो 6 रुपए कमा लिया। लेकिन अगर आपने 40 खरीदी तो 30 बेची, उस पे तो 6 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, पर जो 10 बच गई उस पे 3 रुपए का लॉस हो गया, तो नेट प्रॉफिट 3 रुपए होगा। लास्ट अगर बात करें तो अगर हम बात करें तो 0.25 इज द प्रोबेबिलिटी कि आप 40 यूनिट सेल कर लोगे। 0.25 इज द प्रोबेबिलिटी कि आप 40 यूनिट सेल कर लोगे। अगर 20 खरीदिए तो 20 ही बेच पाओगे, 4 रुपए कमा पाओगे। 30 खरीदिए तो 30 ही बेच पाओगे, 6 रुपए का प्रॉफिट कमा पाओगे। लेकिन 40 खरीदिए और 40 बेच लोगे तो 20 पैसे के हिसाब से 8 रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे। 8 रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे। तो 4 इंटू 0.2 प्लस 4 इंटू 0.55 प्लस 4 इंटू 0.25, इट विल बी 4। 1 इंटू 0.20 प्लस 6 इंटू 0.55 प्लस 6 इंटू 0.25, 5 रुपए। माइनस 2 इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 0.55 प्लस 8 इंटू 0.25, इट विल बी 3.25। तो दिस इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को 30 यूनिट जो है वो खरीदकर सेल आउट करनी चाहिए। कंपनी को 30 यूनिट खरीदकर बेचनी चाहिए। उस सिचुएशन में कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 5 रुपए का होने के चांसेस हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8A को अटेम्प्ट कर सकते थे। और जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8B, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एंड आइडेंटिफाई द की रिक्विजिट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो थ्योरी क्वेश्चन की स्लाइड्स है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है, आप इसको एक बार रीड करके जरूर देख लीजिए। तो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2025 के लिए इंस्टीट्यूट ने जो रिलीज किया है सेट 1, उसका डिटेल्ड में सॉल्यूशन आज की वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था
तो सबसे पहले कर दीजिए लाइक और उसके बाद अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी इसका सॉल्यूशन अभी तक ढूंढ ही रहे होंगे जब तक हमने इसका सॉल्यूशन डाला है, क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट ने इसके सजेस्टेड आंसर रिलीज नहीं किए। और लास्ट में अगेन याद दिलाना चाहूंगा, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं कर रहे चैनल को सब्सक्राइब। इतना सारा कंटेंट है जो आपके लिए रेलिवेंट है, जो हम आपको एग्जाम के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। साथ में ये पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ये पीडीएफ नोट्स आपको मोबाइल ऐप के थ्रू डाउनलोड आप कर सकते हो। हमारी मोबाइल ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है, तो आप पहले मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, देन मोबाइल ऐप में जाकर वहां से आप इसका सॉल्यूशन पीडीएफ जो है वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ आप हमें व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे कोई भी अपडेशन नोटिफिकेशन होगा, इवन कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका लिंक वहां पे शेयर हो जाता है, तो आपको इजीली वहां से अवेलेबल हो जाता है। एंड व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे आप हमारी क्लासेस के ऑफर वगैरह की जानकारी अवेल कर सकते हो। और लास्ट में अगेन, आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस अभी भी नहीं ली और लेना चाह रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी क्लासेस एट अफोर्डेबल प्राइसेस आपको कॉमर्स लेक्चर्स प्रोवाइड कराता है। अगर आप मोबाइल में व्यू करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मोबाइल ऐप से बाय कीजिए, इमीडिएट एक्टिवेशन हो जाएगा। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और हाँ, लास्ट में याद दिला दूं, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मैराथन है जून 2025 के लिए जल्द ही हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और इवन इस बार मैराथन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यूअस बेसिस पे चलेगी, तो मैराथन और टेस्ट सीरीज दोनों का ही अनाउंसमेंट जल्दी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिखने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।